नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट। कभी कभी अमेरिका से कभी कभी सोचता हूँ मित्रों कि आपके सोच, आपका दिमाग में जो आज के सोशल मीडिया से गलत चीज़ें, उसमें से आप बाहर निकलिए, सच्चाई जानिए। सच्चाई जानने का अनेक रास्ता आपके पास है। जब मैंने एक बात पढ़ी तब मुझे लगा कि वो भी वो वक्त था, राजनेता, सत्ता में बैठे लोग सुनते भी थे, विरोध को विरोध नहीं कहते थे। और आज विरोध करने वाला, उसको जेल के सलाखों में, वो लद्दाख का बंदा जो कितने सारे आज जेलों में सड़ रहे हैं। न्यायतंत्र अंधा हो गया है, जजिस बहरे हो गए हैं, मूगे हो गए हैं, और उनको डर है कि मेरा हालत जज लोया जैसा नहीं हो। वो राजनेता स्वहरेन पंड्या, उसको किस तरह मार दिया गया, इन परिस्थितियों में मारा, किसने मारा, आज भी कोई जानता नहीं है। कौन थे लोग? वो गुजराती ही थे, भारतीय थे, कौन थे? फिरोज गांधी भारतीय राजनीति के इतिहास के वे दामाद थे जिन्होंने ससुराल में सोफे पर बैठकर चाय पीने के बजाय ससुराल की ही ईंट से ईंट बजाना बेहतर समझा। जमाई हो तो दामाद हो तो ऐसा। फिरोज गांधी का जीवन किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं था। एक पारसी लड़का, देखिए आज हम जाति, ज्ञाति, हिंदू धर्म, मुस्लिम की बातें करते हैं, वो पारसी था। एक काश्मीरी पंडित लड़की से प्यार में पड़ता है और पिता नेहरू जी को लगा कि लड़का थोड़ा ज़्यादा ही क्रांतिकारी है, लेकिन इंदिरा जी अड़ गई। अब नेहरू जी ठहरे लोकतंत्र के पुजारी, तो बेटी की तानाशाही के आगे झुकना पड़ा। मैं जो पढ़ा वो आपको पढ़कर, सुनकर बताता हूँ। तो सबसे मज़ेदार बात तो गांधी सरनेम की है। आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भले ही कुछ भी कहे, लेकिन फिरोज जहांगीर गांधी, फिरोज जहांगीर गांधी से गांधी इसलिए बने क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी के आदर्शों से प्यार था। पारसी में गांधी सरनेम नहीं होती है। हालांकि सच में ये भी है कि प्रयागराज के एक मस्जिद में फिरोज गांधी का कब्र आज भी है। उन्होंने नेहरू को ससुर और गांधी को नाम के रूप में चुना। एक ने उन्हें सत्ता के गलियारे दिए, दूसरे ने उन गलियारों में आग लगाने की हिम्मत। कल्पना कीजिए आज के दौर में कोई दामाद अपने ससुर की कंपनी में के घोटालों की फाइलें लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। फिरोज गांधी ने 1957 में यही किया था। नेहरू जी तब देश के निर्विवाद नायक थे, लेकिन फिरोज ने संसद में खड़े होकर मुद्रा कांड की ऐसी परतें खोली कि नेहरू जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे सदन के नेता के रूप में जवाब दें या ससुर के रूप में गुस्सा करें। मुद्रा कांड 1957, LIC का वो पहला पाप। यह कांड फिरोज गांधी की राजनीति का शिखर था। यह वह समय था जब नेहरू का नाम ही कानून था, और लेकिन फिरोज ने दिखाया कि लोकतंत्र में जनता का पैसा किसी भी रिश्ते से ऊपर है। और हरिदास मुद्रा नाम के एक शातिर सट्टेबाज ने नेहरू सरकार के कुछ अधिकारियों और वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, जो उस समय जनता के भरोसे का प्रतीक था, उसे मजबूर किया गया कि वे मुद्रा की 6 डूबती हुई कंपनियों के रद्दी शेयर खरीदे। और 16 दिसंबर 1957 को संसद में फिरोज गांधी ने
जब फाइलें खोली तो सन्नाटा प्रसर गया। उन्होंने तीखा व्यंग करते हुए पूछा, क्या यह सरकार का काम है कि वह सट्टेबाजों के कचरे को जनता की गाढ़ी कमाई से साफ करे? यह शायद इतिहास का पहला उदाहरण था जहां डाइनिंग टेबल पर बैठा व्यक्ति दामाद सुबह संसद में जाकर अपने ही मेजबान ससुर की सरकार का कबाड़ा कर रहा था, और मुद्रा कांड ने नेहरू को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें अपने सबसे प्रिय वित्त मंत्री की बलि देनी पड़ी और सट्टेबाज मुद्रा को जेल भेजना पड़ा। यही तो राजनीति है, यही तो राजकारण है, यही तो राजनेता हैं कि सुबह घर में बैठते हैं और संसद में जो सच्चाई है वो व्यक्त करते हैं। उसमें संबंध नहीं होता है, उसमें नात जात कुछ नहीं होता है। और उन्होंने LIC के पैसे के दुरुपयोग को ऐसे पकड़ा जैसे कोई अनुभवी जासूस। नतीजा क्या हुआ? वित्त मंत्री का इस्तीफा हो गया और ससुर दामाद के बीच डिनर टेबल पर सन्नाटा छा गया। फिरोज गांधी ने साबित किया कि ससुराल गेंदा फूल हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार कांटों की सेब ही होगा। फिर टेल्को विवाद, पूंजीवाद का पर प्रहार। फिरोज गांधी केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट लूट के भी सख्त खिलाफ थे। 1950 के दशक में टाटा कंपनी टेल्को, अब टाटा मोटर्स, रेलवे के लिए स्टीम इंजन बनाती थी। और विवाद की जड़ क्या थी कि फिरोज गांधी ने संसद में डेटा के साथ साबित किया कि टेल्को जो इंजन बना रही है उसकी लागत बहुत कम है, लेकिन वह सरकार से उसकी वसूली सुनार की दुकान वाले भाव से कर रही है। और गंभीर विश्लेषण ये था कि उन्होंने तर्क दिया कि जब देश की गरीबी से लड़ रहा है तब एक निजी कंपनी को पब्लिक एक्सचेकर, सरकारी खजाने से इतना मोटा मुनाफा क्यों दिया जा रहा है। और उसका परिणाम उनके इस तेवर ने सरकार को मजबूर किया कि वह रेलवे इंजनों की कीमतों की समीक्षा करे। यह फिरोज गांधी ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को सिखाया कि देशभक्ति का मतलब सरकार की जी हजूरी करना नहीं बल्कि जनता के पैसे की चौकीदारी करना ही है। और फिरोज गांधी एक पत्रकारों का अभयदान। अगर आज भारत के पत्रकार संसद की कार्यवाही को खुलकर लिखा पाते हैं तो उसका श्रेय फिरोज गांधी को जाता है। लेकिन कम नसीबी है कि आज जो भारत के पत्रकार, मीडिया जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसको कौन फिरोज गांधी रास्ते पर लाएगा। व्यंग्यपूर्ण विडम्बना है कि फिरोज खुद एक पत्रकार थे और ये जानते थे कि सत्य लिखना कितना महंगा पड़ता है। और 1956 में उन्होंने एक कानून पास करवाया जिसने प्रेस को सुरक्षा दी। और फिरोज गांधी एक्ट 1956 उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उससे पहले अखबार वाले डरते थे कि कहीं संसद की बात छपने पर जेल न हो जाए। फिरोज ने कहा, जनता ने हमें भेजा है तो जनता को पता होना चाहिए कि हम वहाँ मूंगफली छिल रहे हैं या काम कर रहे हैं। और विडम्बना देखिए, जिस आज़ादी के लिए पति ने लड़ाई लड़ी उसी को पत्नी इंदिरा जी ने 1975 में इमरजेंसी के संदूक में बंद कर दिया। फिरोज गांधी अगर उस समय होते तो शायद अपनी पत्नी की सरकार के बाहर धरने पर बैठने वाले पहले व्यक्ति होते। तो फिरोज गांधी का व्यक्तित्व बहु गहरा और गंभीर था। वे केवल एक विद्रोही नहीं थे, वे एक बेहद पढ़ा लिखा और मेहनती सांसद थे। वे आंकड़ों के जादूगर थे। उन्होंने सत्ता के सबसे करीब रहकर भी सत्ता की चापलूसी नहीं की। फिरोज और इंदिरा गांधी का रिश्ता किसी ग्रीक ट्रेजेडी जैसा था। एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन फिरोज की आज़ाद ख्याली और इंदिरा की सत्ता की मजबूरी के बीच एक गहरी खाई थी। और आज के दौर में जहां लोग टिकट के लिए अपनी विचारधारा बदल देते हैं, फिरोज गांधी ने अपनी विचारधारा के लिए अपना घर 3 मंजिली भवन तक छोड़ दिया था और एक छोटे से सरकारी बंगले में रहने चले गए थे। और फिरोज गांधी को इतिहास ने थोड़ा भुला दिया, शायद इसलिए क्योंकि वे फिट नहीं बैठते थे। न वे पूरी तरह कांग्रेस के दरबारी बन पाए और न ही विपक्ष के मोहरे। वे सब एक गांधी थे जो अपनी पत्नी के सरनेम में तो अमर रहे, लेकिन अपनी आवाज़ में थोड़े अनसुने रह गए।
फिरोज गांधी शायद दुनिया के इकलौते ऐसे दामाद थे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास 3 मूर्ति भवन में रहना रास नहीं आया। ये उस सोने के पिंजरे को छोड़कर अपने छोटे से सरकारी बंगले में चले गए, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का दामाद कहलाने से ज़्यादा गर्व रायबरेली का सांसद कहलाने में था। और इतिहास का सबसे कर्मनाक यह है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी इंदिरा गांधी ने 1975 में इसी का गला घोट दिया, और फिरोज ने जिस कलम को आज़ाद किया था, उनकी अर्धांगिनी ने उसी कलम की स्याही सुखा दी। उनकी मौत 48 साल की उम्र में हुई। शायद उनका दिल इतना बड़ा था कि उनके नेहरू की नाराजगी, इंदिरा का प्रेम और देश के घोटालों का बोझ तीनों एक साथ नहीं समा सके। और फिरोज गांधी वह टॉर्च थे जिसने अंधेरे में उजाला तो किया, लेकिन उस उजाले में सबसे पहले टॉर्च पकड़ने वाले का हाथ जला। ये भारतीय राजनीति के वह आज़ाद पंछी थे जिसने पिंजरे सत्ता में अंदर रहकर भी अपनी चोंच मारना नहीं छोड़ा। क्या आज भारत की राजनीति में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार दूर करने की बात की थी, वो लोग आज एमपी एमएलए करोड़ों में खरीदते हैं, सत्ता को खरीदते हैं, संस्थानों को खरीदते हैं, मीडिया को खरीदते हैं, जुडिशरी को खरीदते हैं। क्या भारत की आज़ादी, भारत की लोकशाही कौन बचाएगा? क्या ऐसा कोई फिरोज गांधी भारत में पैदा होगा? ये फिरोज गांधी के बच्चे आज लड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग पक्ष में हैं। एक कांग्रेस की धुरा संभाल रहा है, दूसरा बीजेपी में था। और वही बीजेपी वाले जब नेहरू की इन लोगों को गाली देता है, तब एक सुनता है क्योंकि उसे सत्ता चाहिए, और दूसरा सुनता नहीं है, वो संसद में बोलते हैं। यही आज का पैगाम। कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि जिन लोगों ने देश के लिए शहीद हो गए, उसको बदनाम करने के लिए जब सत्ता में आते हैं, अपनी सत्ता टकाने के लिए आते हैं, उसको बदनाम कर देते हैं। वो गांधी को हर रोज गोली मारकर मारते हैं, लेकिन गांधी की छाती इतनी है कि उसको कोई भी गोली मार नहीं सकती। दुनिया में कितना भी सत्ता पलट हो जाए, हिटलर हिटलर ही रहेगा, गांधी गांधी ही रहेगा, सरदार सरदार ही रहेगा, नेहरू नेहरू ही रहेगा, और फिरोज गांधी कभी न कभी पैदा होगा, क्योंकि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। यही आज का पैगाम।